तो कैसे आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी गर्मी हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरी बीमारी के साथ। पहली बीमारी हो चुकी थी मिस्थेनिया ग्रेविस। आज दूसरी बीमारी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोमा। अब इसको ग्लूकोमा भी कह लो। तो ये ऐसी डिसीज़ है जो आँखों में होने वाली है, ठीक है। आँखों की ऐसी डिसीज़ जिसमें होता क्या है। देखो, आपने HAP पार्ट पढ़ा होगा तो आपने उसमें काफ़ी चीज़ें देखी होंगी कि किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्या पार्ट होता है, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, कॉर्कोइड, रेटिना, इन सब का आप ऑप्टिक नर्व, इन सब का आप जानते होंगे फंक्शन क्या होता है। मैं तो उस पर नहीं जाने वाला क्योंकि लेक्चर बहुत बड़े हो जाएंगे और ग्लाइकोमा को ही सीधे पढ़ना है। तो ग्लाइकोमा में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत डरावना स्ट्रक्चर, बहुत गंदा स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर तो गंदा है पर कॉन्सेप्ट नहीं। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए माफ करना भाई। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं वर्ड पढ़ लेता हूँ क्या क्या मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कॉर्निया, ट्रैबिकुलर मेसवर्क, अभी क्लॉट मत देखना, मैं बताऊंगा अभी आप आगे आके। ट्रैबिकुलर मेसवर्क, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्व चैम्बर, ड्रेनेज कैनल्स, रेटिना, कॉर्कोइड एंड ऑप्टिक नर्व, है ना। तो अब इतने तो हैं, अब सबको एक्सप्लेन करना जरूरी है नहीं। हम वही पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं जिससे हम समझ सकें व्हाट इज ग्लाइकोमा, समझ सकें कि ग्लाइकोमा है क्या। एक्व चैम्बर, एक्व चैम्बर पहले समझते हैं। एक्व चैम्बर क्या होता है? एक ऐसा वाटरी लिक्विड फ्लूइड होता है जो बहुत ही क्लियरी होता है, क्लियरी लिक्विड फ्लूइड होता है। विट्रियस चैम्बर की बात करें, थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा जेली नेचर का होता है। ड्रेनेज कैनल, वो दरवाजा जहाँ से आंसू निकलते हैं, आप रोते हो अपने गर्लफ्रेंड के लिए, है ना। तो ड्रेनेज कैनल समझ में आ गया। तो एक्वा चैम्बर और विट्रियस चैम्बर के फ्लूइड का डिसबैलेंसमेंट, जिसके वजह से उनके फ्लूइड बढ़ जाए और बढ़ने के कारण प्रेशर क्रिएट करें प्यूपिल पे। प्यूपिल पे प्रेशर क्रिएट करने का मतलब यानी टर्म क्या लाया? इंट्राओक्यूलर प्रेशर। याद रखना इस चीज को, इंट्राओक्यूलर प्रेशर वो प्रेशर है जब प्यूपिल पे प्रेशर पड़ रहा हो, किसके द्वारा? एक्वस चैम्बर के फ्लूइड के द्वारा एंड विट्रियस चैम्बर के फ्लूइड के द्वारा। या उसको आप एक्वस ह्यूमर भी कह सकते हो, एंटीरियर ह्यूमर भी कह सकते हो, ठीक है, नाम बहुत से हैं, ठीक है। तो एक्वस और विट्रियस चैम्बर के फ्लूइड के डिसबैलेंस से इंक्रीज ऑफ फ्लूइड लेवल, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया, रेटिना फेल हो गई, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गए, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं गाइस, और विजन लॉस हो जाता है ना। सो ये तो देखो मोटा मोटी मैंने ग्लाइकोमा के बारे में आपको बता दिया। अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा डुबकी मारते हैं। तो अब ग्लाइकोमा के टाइप्स के बारे में देखते हैं। चलो टाइप्स के पहले एक पॉइंट छूट गया, उसको भी क्लियर कर देते हैं। व्हाट इज अ ग्लॉब ट्रैबिकुलर मेसवर्क? Trabecular meswork is like a tissue which found on they are located on aqueous chambers, ठीक है। aqueous chamber में पाने वाला एक ट्रैबिकुलर मेसवर्क नाम का टिश्यू होता है गाइस। क्लॉट का मतलब क्या होगा? क्लॉट का मतलब हो गया कि अगर एक्वस चैम्बर के फ्लूइड का डिसबैलेंसमेंट हो गया, वो इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्रिएट होगा। वही प्रेशर क्रिएट का जो टर्म है वो है क्लॉट, है ना। बहुत सिंपल सा। अब हम टाइप्स चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? टाइप्स बेसिकली देखो, इसके 3-4 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, बहुत मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। पर मेनली यहाँ पे 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 2 ही टाइप्स आपके लिए प्रिफेयर भी है, आपका पर्पस भी है उतना ही पढ़ना, ठीक है। तो 2 टाइप्स पढ़ते हैं। एंगल क्लोजर पहला टाइप है, एंगल क्लोजर, इसको आप एक्यूट ग्लाइकोमा भी कह सकते हो और नॉर्मल एंगल ग्लाइकोमा भी कह सकते हो। दूसरा है प्राइमरी ग्लाइकोमा, क्रोनिक ग्लाइकोमा या ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है। या इसको वाइड एंगल की भी ग्लाइकोमा कह सकते हो, इसको नैरो एंगल ग्लाइकोमा भी कह सकते हो, है ना। काफ़ी नाम है ना, काफ़ी नाम है, सारे नाम मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसका नोट्स बना लेना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, एक बात तो याद करने की कैसी होगी कि मैं जब समझाऊंगा तो आपको वो वर्ड तोड़ के समझाऊंगा तो आपको आराम से अच्छे से याद हो जाएगा। क्लोजर क्या, देखो यहाँ पे इसको मतलब है एंगल क्लोजर। एंगल क्लोजर का मतलब क्या है? जो हमारी कॉर्निया है, आइरिस है, वो क्लोज हो जाती है, उनके बीच का जो एंगल है वो दोनों क्लोज कर देते हैं एक दूसरे को, अपने आप एकदम सटा देते हैं। कॉर्निया और आइरिस के वजह से ही इसको एंगल क्लोजिंग कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखो ड्रेनेज कैनल्स पे इफेक्ट पड़ता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब ड्रेनेज कैनल्स अगर ब्लॉक हो गए गाइस तो हमारे आंखों से फ्लूइड बाहर ही नहीं आएगा, तो फ्लूइड अंदर ही बढ़ता जाएगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता जाएगा और ग्लाइकोमा हो जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी। तो ड्रेनेज कैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, फ्लूइड कांट सर्कुलेट थ्रू आई,
अब आंखों के द्वारा फ्लूइड पूरी आंखों में नहीं जा पाता है, जिस वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। किस पे प्रेशर इंक्रीज होता है? प्यूपिल पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से आई के कई पार्ट्स डिफेक्ट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, लाइक आईलिड, लाइक रेटिना, ऑल थिंग्स। ठीक है, रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा क्यों। ठीक है, इमेज का यही तो सेंसरी भेजता है आपको ऑप्टिक नर्व पे, फिर ऑप्टिक नर्व पे आपका ब्रेन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब डैमेज हो जाने वाली हैं कॉर्निया और आइरिस के एंगल क्लोजिंग से, है ना। सेकंड, बस इतना याद रखना है इसमें। सेकंड, प्राइमरी क्रोनिक या फिर आप इसको प्राइमरी ग्लाइकोमा को या क्रोनिक ग्लाइकोमा को। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लॉगिंग ऑफ ड्रेनेज कैनल्स। इसमें भी क्लॉगिंग होती है ड्रेनेज कैनल से। बस अंतर सा इतना सा है कि यहाँ पे कॉर्निया आइरिस क्लोजिंग कर रहे हैं, वहां पे आपके कॉर्निया और आइरिस एक वाइड एंगल बना देते हैं गाइस, वाइड एंगल बना देते हैं, जिस वजह से ड्रेनेज कैनल्स क्लॉग हो जाते हैं। और तो क्लॉगिंग ऑफ अ ड्रेनेज कैनल इस वजह से होता है, जिससे आई प्रेशर फिर बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो देखो कहीं ना कहीं ये दोनों टाइप बहुत ही सिमिलर होते हैं, पर एक एक्यूट है, एक क्रोनिक है। एक्यूट में क्या है? क्लोजिंग है, और क्रोनिक में आपका क्या है? एंगल वाइड हो जा रहा है, चौड़ा हो जा रहा है। और एक अंतर मैं बता सकता हूँ आपको, आराम से आप यहाँ खुद से देख सकते हो, एक में क्लोजिंग है तो एक में वाइड है। दूसरा आप यहाँ पे बता सकते हो कि एक में ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं हो रही है गाइस, सिर्फ डीजनरेशन हो रहा है, और एक में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है ना। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप समझोगे तो आपको बहुत हमेशा याद रहेगा यार। देखो नाम से ही तो क्लियर हुआ सारी चीजें। नैरो एंगल मतलब एंगल जो है छोटा हो गया, नैरो हो गया, दब गया। ओपन एंगल, वाइड एंगल तो ओपन है, चौड़ा है एंगल, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी टाइप्स हो गई। ग्लाइकोमा का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया। अब ग्लाइकोमा में डायग्नोस्टिक होगा तो डायग्नोस्टिक ले आऊंगा और ट्रीटमेंट ले आऊंगा, और खत्म करेंगे ग्लाइकोमा थोड़ी देर में, है ना। तो फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। उसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्लाइकोमा का रिस्क कुछ जो पॉइंट्स बचे हैं उन्हीं को कवर करना है। तो ग्लाइकोमा में सबसे पहला पॉइंट है रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन वजहों से? देखो इसका वजह तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, फिर भी कुछ अनुमान है, कुछ साइंटिस्ट द्वारा अनुमान है, कुछ डॉक्टर्स के द्वारा अनुमान है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ग्लाइकोमा के। रिस्क फैक्टर में पहला है जेनेटिक्स, हेरिडिटी। जेनेटिक्स के कारण स्टेरॉइड्स ड्रग्स अगर आप लॉन्ग टाइम में ले रहे हो तो भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। लिक्विड डाइट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, इन सब का भी एक लॉन्ग टाइम पे यूज से भी आपको ये दिक्कतें आएंगी, ग्लाइकोमा की दिक्कत आ सकती है। इसमें कॉफ़ी ज़्यादा आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ाता है। ठीक है, स्टेरॉइड्स फिर से मैंने लिख दिया, सॉरी। और फिर है एज। एज में 60 एज को, जो 60 साल की बाद की एज है उसको हम एवरेज मानते हैं। ग्लाइकोमा 60 साल की बाद की एज में एवरेज रूप में दिखता है, पर इंडिया में अब 40 साल के एवरेज एज हो सकती है, क्योंकि अब 40 साल के बाद ये ग्लाइकोमा डिसीज इफेक्ट होती है उन लोगों में जो 40 साल के बाद के होते हैं। रिस्क फैक्टर खत्म हो गया है, तो हमारे सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स मैंने आपको पढ़ाते बता दिया था कि आंखें बाहर आ जाएंगी, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगी, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगी, विजन लॉस हो जाएगा। तो ऐसे करके सिम्टम्स मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ। आई वॉन्ट इमर्ज आउट मतलब आंखें बाहर निकलना, सीजर्स, हेडेक, ब्लड विजन्स, आई पेन, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। देखो इसका ट्रीटमेंट आप मोटा मोटी क्या कर सकते हो। इस बीमारी में हो क्या रहा है, सारा खेल फ्लूइड का था गाइस। अगर मैं किसी तरह से आप कहूँ कि आपके आंखों से फ्लूइड को निकालो तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो एक ट्रीटमेंट ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लिक्विड को क्या करूँ, कम कर दूँ और ड्रेनेज को बढ़ा दूँ, है ना। मतलब वही बात होगी, या इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, तो कान है। तो लिक्विड को कम कर दो, लिक्विड कम कर दो यानी जो आंखों में फ्लूइड है, एक्वस मेंबर का फ्लूइड है, उसको कम कर दो, या तो उसको ज़्यादा निकाल दो, आंखों से निकाल दो। ड्रेनेज कैनल्स पे जो ऐसा ड्रग दो जो ड्रेनेज कैनल्स पे काम करे और हमारे ड्रेनेज को निकाल, आप हमारे जो फ्लूइड है उनको निकाल दे वहाँ से, है ना। ट्रीटमेंट यही होता है, ठीक है। तो दो तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स आती हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे जो ड्रग्स बता रहा हूँ ये एक्यूट के लिए है गाइस। आपने पढ़ा था एक्यूट एंड क्रोनिक, तो ये एक्यूट के लिए है।
एक्यूट में सबसे पहली कैटेगरी आती है मायोटिक्स, दूसरी है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, तीसरी है हाइपरटोनिक, चौथी है टॉपिकल बीटा ब्लॉकर और पांचवी है अल्फा 2 अगोनिस्ट। हमारे आंखों में ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मायोटिक्स में सबसे पहले रहेगा पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का सबके साथ साथ मैकेनिज्म एक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो पिलोकार्पिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? ट्रैबिकुलर आउटफ्लो को बढ़ाना। अभी वर्ड बड़ा पटपटा सा है ट्रैबिकुलर, अभी आप समझे भी हो तो ट्रैबिकुलर बोलो या आपको ड्रेनेज बोलो, सीधी बात है, ड्रेनेज को बढ़ा देना, है ना। ड्रेनेज को बढ़ा देना, ट्रैबिकुलर आउटफ्लो बढ़ा देना, पिलोकार्पिन का काम होता है। मायोटिक्स में यह ड्रग आती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं एक्यूट की तो ध्यान रखिएगा इसको। कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का ड्रग है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, आपने डायबिटीज पढ़ा ही होगा। तो सीरियस में मैंने बताया था कि ये कैसे यूरिनेशन को बढ़ाता है, एस का बाइकार्बोनेट आयन को कैसे वो बनाने से रोकता है वगैरह। तो यूरिनेशन को बढ़ा देता है जिस वजह से आपकी आंखों का फ्लूइड कम हो जाता है, और आंखों का फ्लूइड कम तो इंट्राओकुलर प्रेशर भी जी हाँ कम हो जाएगा। तीसरा है हाइपरटोनिक्स में मैनिटोल एंड ग्लिसरॉल आए हैं, ठीक है। फिर है टॉपिकल बीटा ब्लॉकर। टॉपिकल बीटा ब्लॉकर में टीमोलॉल। टीमोलॉल क्या करता है, बस इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करता है, ड्रेनेज बढ़ा सकता है और इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाता है। अल्फा 2 अगोनिस्ट क्या होती है? अल्फा 2 अगोनिस्ट ड्रग क्या करती है? इसमें है एप्राक्लोनिडीन एंड ब्राइमोनिडीन। ब्राइमोनिडीन एंड एप्राक्लोनिडीन। तो एप्राक्लोनिडीन का देख लेते हैं मैकेनिज्म एक्शन क्या है। बस ड्रेनेज को इंक्रीज करो गाइस, ड्रेनेज इंक्रीज तो एक्वस ह्यूमर कम। बस आपको यहाँ पे मैकेनिज्म एक्शन ध्यान ही नहीं देना है, बस आपको इतना याद रखना है कि देखो कान तो आप किसी तरह से पकड़ सकते हो ना, आपको सिर्फ ड्रग्स याद रखनी है और कुछ यहाँ पे याद नहीं करना है, ठीक है। एक्यूट खत्म हो गया हमारा। अब दूसरा है ट्रीटमेंट क्रोनिक के लिए। तो बस 2-3 हेडिंग बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वो भी मैं लेके आऊँगा, छोड़ना नहीं है किसी को, तो वो भी लेके आऊँगा और वो भी 2 मिनट में वो खत्म हो जाएगा यार गाइस। तो आपका ग्लाइकोमा खत्म हो चुका होगा, ठीक है। जी हाँ गाइस, उसी के आगे बात करने वाले हैं क्रोनिक ट्रीटमेंट पे। तो एक्यूट ट्रीटमेंट खत्म हो चुका था हमारा, क्रोनिक ट्रीटमेंट हम लोग बात करने वाले हैं आगे। देखो इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी बढ़ी है, हम लोग फिर से एक तरह से रिपीट ही कर लें, ठीक है। तो क्रोनिक ट्रीटमेंट में देखो माइटोटिक्स था, उसमें से एक ड्रग बढ़ी है फाइसोस्टिगमेइन। बीटा ब्लॉकर में टीमोलॉल, बेटाक्सोलॉल, लेवोपिनॉल एंड मेट्रिप्रोनोल है। तीसरी है अल्फा अगोनिस्ट में एड्रेनालिन है, फेनिनेफ्रिन है। चौथी है सीए इनहिबिटर, उसमें भी था कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें एसिटाजोलामाइड, टोरजिलोमाइड और बेंजीजोलामाइड भी है, ब्रिंजीजोलामाइड। प्रोस्टाग्लैंडिन एक नया कैटेगरी, ठीक है, जो क्रोनिकली यूज होता है, लेंटोनोप्रोस्ट, आइसोप्रोपिल, यूरोप्रोस्टोन, ठीक है। ठीक है, तो ये ब्रिंजोलामाइड आप देखो कि ब्रिंजॉक्स के नाम से आती है, ठीक है, ब्रिंजोलामाइड। सो इसको आप देख लेना एक बार, मार्केट नेम इसका। अब स्टार्ट कर क्या करना है, अब इसमें मैकेनिज्म एक्शन देखनी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन आपका मायोटिक्स का मैंने बता ही दिया था, बीटा ब्लॉकर भी आपको बता दिया। अच्छा, बीटा ब्लॉकर में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं गाइस। टीमोलॉल कौन से रिसेप्टर का बताओ ब्लॉकर एजेंट है? बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3? तो ऑप्शन मैंने दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, अब बताओ सोच के जरा क्या होगा। तो हाँ, टीमोलॉल मैंने आपको बताया होगा कि ये बीटा 1 एंड बीटा 2 पे बाइंड करता है, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे। बेटॉक्सोलॉल जी हाँ, ये सिर्फ बीटा 2 पे करता है गाइस, ओके। तो एक बार रिवाइज भी हो गया हमारा। बीटा ब्लॉकर के मैकेनिज्म एक्शन आप जानते हो। अल्फा अगोनिस्ट में एड्रेनालिन और फेनिनेफ्रिन है। फेनिनेफ्रिन का देखो बस वही ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करना। सीए इनहिबिटर्स में एसिटाजोलामाइड ओरली होगा, टोरजिलोमाइड और ब्रिंजोजोलामाइड आप टॉपिकल दोगे। प्रोस्टाग्लैंडिन गाइस, प्रोस्टाग्लैंडिन में लेंटोप्रोस्ट है, आइसोप्रोपिल है, यूनोप्रोस्टोन है, ठीक है। तो लेंटोप्रोस्टोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडीआर मैंने यहाँ लिखा है, आइरिस की पिगमेंटेशन, और यूनोप्रोस्टोन को मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म एक्शन है, ये पूरे प्रोस्टाग्लैंडिन का मैकेनिज्म एक्शन है कि इंक्रीज यूवेस्ट्रल आउटफ्लो, ठीक है, यूवेस्ट्रल आउटफ्लो, ठीक है। तो ग्लाइकोमा खत्म हो चुका है गाइस, ट्रीटमेंट भी हमारा खत्म हो चुका है, वी आर डन हियर, ठीक है। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट
जो भी है पॉइंट्स उसको पढ़ेंगे, शायद स्मूथ मसल्स और लोकल एस्थेटिक बचा हुआ है उसको भी ख़त्म करेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका होगा। एएनएस और पीएनएस के कुछ एक आध दो पॉइंट्स भी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थक गया हूँ मैं भी काफ़ी, तो पढ़ते रहिए।